जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 25 मई 2024 का, यानी कि सेकंड शिफ्ट में जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही डिटेल से हल करने वाले हैं। और क्वेश्चनों को हम डिटेल से हल नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरा क्वेश्चन का निचोड़ देखने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और आपको आपकी तैयारी को एक अलग दिशा देना होगा दोस्तों, जिससे कि आप आबकारी आरक्षक भर्ती का एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर पाओ। और याद रखना दोस्तों, सपनों की कीमत वही जानता है जिसने रातों को जगकर उन्हें पूरा करने की ठानी हो। मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मौका है अपनी मेहनत से खुद को साबित करने का। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है दोस्तों, या तो बैठकर वक्त गवा दो या फिर उठकर अपनी तकदीर लिख दो। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है, यानी कि 27वां सम्मेलन किस देश के द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था, जो कि 27वां मेजबानी यानी कि 27वां सम्मेलन किस देश के द्वारा किया गया था, ये आपसे आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की, तो ये एक प्रकार से एक ऐसा सम्मेलन है दोस्तों, या फिर एक ऐसा संधि हम कह सकते हैं, जो कि वार्षिक स्तर पर होता है। यानी कि वार्षिक जो है वार्षिक संधि के तौर पर ये होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से जुड़े जितने भी वैश्विक मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो 27वां सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मिस्र देश में। और ये कब हुआ था दोस्तों? 2022 में, यानी कि 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक, यानी कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ था। कब? 2022 में। और किस देश के द्वारा हुआ था दोस्तों? ये हुआ था मिस्र देश के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा आपको, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में कुछ मैथमेटिकल फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जलवायु, यानी कि इसके मुख्य उद्देश्य हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोगिता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, साथ ही साथ ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी ठोस कदम उठाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि जो विकासशील जो देश होते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी कार्य जो है इस सम्मेलन के माध्यम से किया जाता है। सो इसके मुख्य उद्देश्य से जो है खासकर 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाता है। और साथ ही साथ विकासशील जो देश है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, इनको भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपके सामने रखा दोस्तों। और इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। और अब आपको आपकी तैयारी को एक अलग दिशा देना होगा दोस्तों। और जितना भी समय बचा हुआ है, उसमें आपको टेस्ट और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छा से पढ़ सके, समझ सके, जिससे कि आप जो एग्जाम देने वाले हो उसमें आप कंफ्यूज ना हो और आपको क्वेश्चन टफ ना लगे और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओ। और इसके लिए आपके पास में या तो सबसे अच्छे नोट्स या सबसे अच्छा बुक्स होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो। और जो है आप उन्हें या उन टॉपिकों को अच्छा से क्लियर कर पाओ। सो इसके लिए तो आपके पास में बेस्ट बुक या फिर बेस्ट नोट्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था दोस्तों बुक्स के बारे में, जो कि मुझे आरक्षक का एक बहुत अच्छा बुक मिला, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक है। सो इस बुक के माध्यम से भी आप आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सो इस बुक को परचेज करके आप आपकी तैयारी को बहुत अच्छा से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं दोस्तों। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1947 में संविधान के 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कि नगरपालिका से जुड़े कितने विषय शामिल किए गए थे, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो 1947 में जो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, इसमें उसमें नगरपालिका से जुड़े कितने विषय जोड़े, यानी कि कितने विषय शामिल थे, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं सन 1947 का जो संविधान है वो
क्या है, यानी कि 12वीं अनुसूची को समझना होगा दोस्तों। सो 12वीं अनुसूची की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, सो 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? सो ये जोड़ा गया था 1992 में, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया था दोस्तों, है ना, उसके माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें नगर पालिका से जुड़े जितने भी विषय थे दोस्तों, उन विषयों को यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, सो मुख्य उद्देश्य यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि नगर निकायों को संवैधानिक रूप से दर्जा देना और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को प्रभावी और अधिक उत्तरदायी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और यदि मैं विषय की बात करूँ नगर पालिका के द्वारा जो जोड़े गए थे, यानी कि नगर पालिका से जुड़े विषयों की यदि मैं बात करूँ, तो टोटल कितने 18 विषय यहाँ पे जोड़े गए थे। किसमें? 12वीं अनुसूची के तहत। अब वो कौन कौन से विषय जोड़े गए थे उनको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। पहला जो था जो है नगरीय योजना, है ना, पहला योजना था दोस्तों नगरीय योजना के अंतर्गत, यानी पहला नगरीय योजना। दूसरा भूमि उपयोगी नियम, है ना। सेकंड क्या है? भूमि उपयोगी विनियम। ठीक है। थर्ड जो जोड़ा गया था यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा गया था आर्थिक और सामाजिक विकास। फोर्थ है सड़क और पुल। नेक्स्ट है जल आपूर्ति। नेक्स्ट है जल स्वस्थ और स्वच्छता। उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है नगर नियोजन और नियमन। नेक्स्ट है दोस्तों जो है अतिक्रमण हटाना। और अगला है इसमें शहरी गरीबी उन्मूलन। और नेक्स्ट है पार्क, उद्यान और खेल के मैदान। और नेक्स्ट है दोस्तों अग्नि सुरक्षा। और अगला है शहरी सार्वजनिक परिवहन। ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत ऊर्जा और आपूर्ति। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य कार्य। और अगला है नगरीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, साथ ही साथ जन्म और मृत्यु पंजीकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पे 18 विषय जोड़े गए थे दोस्तों नगर पालिका से संबंधित। ठीक है। सो इन सबको मैंने बहुत ही डिटेल से आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों। क्या है? 18। कितने? 18 विषय यहाँ पे नगर पालिका से जुड़े, यानी कि जोड़े गए थे 12वीं अनुसूची के तहत। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान गो। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है दोस्तों, खासकर इस उद्यान में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो एक संरक्षण यहाँ पे दिया जाता है, या संरक्षित क्षेत्र हम कह सकते हैं, जिसमें सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ जैव विविधता या वन्य संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार से आरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इससे आपको समझ में आया हो कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा साधन हम कह सकते हैं भारत सरकार का या कोई भी देश का, जिसमें कि जो है पर्यावरण से संबंधित या फिर वन्य संरक्षण या फिर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितने भी संरक्षित करने वाले जो तत्व होते हैं या फिर जितने भी जीव होते हैं, उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, सो वो है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब किया गया था? 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। और ये कहाँ पे है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख, यानी कहाँ? भारत के लद्दाख में है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, वो है 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी विशेषता की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यह भारत का सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है। ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रखा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय उद्यान क्या है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था, इस कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, जितना फैक्ट जो आपको चाहिए वो पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। So, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसमें प्रसिद्ध हिम तेंदुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि अन्य प्रसिद्ध जीव यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, हिम तेंदुआ, यानी कि यह एक ऐसा उद्यान माना जाता है दोस्तों, जो जिसमें कि तिब्बत भेड़िया यहाँ पे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ लाल लोमड़ी और साइबेरियन आइबैक्स, साथ ही साथ तिब्बत जंगली गधे जो है सामान्यतः यहाँ पे इस प्रकार के जो जंतु है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद में अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जिम कॉर्बेट उद्यान की, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और इसका स्थापना जो है सन 1936 में किया गया था। ठीक है। सो पहला पॉइंट तो सबसे बड़ा यदि आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में सबसे पुराना यदि आपसे पूछे तो कौन सा?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में बनाया था दोस्तों, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो याद रखना है आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पे है, असम में स्थित है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। सो ये तीनों पॉइंटों को मैंने आपके सामने रखा जो कि ऑप्शन में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको यहाँ पे मिल चुका होगा, क्या, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केशवराव कृष्णराव दाते का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि पहला ऑप्शन आपके पास में है दोस्तों सीहोर, सेकंड ऑप्शन है रायसेन, थर्ड ऑप्शन है जबलपुर, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में सागर। सो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों केशवराव दत्ते जी को, है ना। सो केशवराव कृष्णराव दाते को यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये एक प्रकार से क्या है, प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति थे, यानी कि प्रसिद्ध एक भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों, जो कि इन्होंने अपने समय में विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक यानी कि शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया था, और इन्हें विशेष रूप से मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐतिहासिक और सामाजिक गतिविधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जो कि मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है एक ऐसा शहर हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, और इसे सांस्कृतिक धरोहर भी कहा जाता है, और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यह भारतीय सेनाओं के तोप का निर्माण केंद्र भी इसे कहा जाता है, और भारतीय विज्ञान संस्थान, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य जो प्रसिद्ध संस्थानें हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और इसके लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जबलपुर का ऐतिहासिक महत्व की, तो जबलपुर का ऐतिहासिक महत्व जो है दोस्तों, वो सन 1957 की क्रांति की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसमें जबलपुर जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि यहाँ पे महत्वपूर्ण केंद्र थे दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें कन्हैया लाल बसु योगदान यहाँ पे दिया गया था, और ये था दोस्तों, यह कई स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन यहाँ पे किए थे, और कला और संस्कृति से संबंधित बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे देखने को मिले थे, जो कि यहाँ कई नाटक और साहित्यिक गतिविधियां शामिल है, इसीलिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों, है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों ऑप्शनों की, जिसमें कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिला था सीहोर, है ना, जो कि मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर माना जाता है, जिसमें कि भगवान गणेश और सिद्धि विनायक मंदिर जो है यहाँ पे सीहोर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में रायसेन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यह अपने ऐतिहासिक किलों और साथ ही साथ जल संरचनाओं के लिए भी इसे जाना जाता है। और सागर यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों सागर की, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, क्या, जबलपुर। ठीक है, यानी कि केशवराव दाती जी जो है कहाँ यानी कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, जबलपुर में हुआ था। ठीक है, और जबलपुर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको पूरी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। सो आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो गठन सन 1956 में हुआ था, उस समय कौन सा राज्य यहाँ पे शामिल नहीं था, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है विंध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है भोपाल, थर्ड ऑप्शन है मध्य भारत, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों महाकौशल। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम समझते हैं मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का गठन को, है ना। सो ये इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश का यानी कि यहाँ पे पूरा मैप देख पा रहे होंगे, जो मैप सहित मैं यहाँ पे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, इसके गठन की 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनः गठन यहाँ पे किया गया था, और इसके तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और इसमें कई छोटे छोटे राज्य शामिल किए गए थे दोस्तों, और एक बड़ा राज्य बनाया गया था। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे विंध्य प्रदेश जो है दोस्तों, विंध्य प्रदेश यहाँ पे एक अलग स्टेट माना जाता था, है ना, जो कि इसमें मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का निर्माण यानी कि मध्य प्रदेश के निर्माण में शामिल राज्य कौन कौन से थे। तो पहला था दोस्तों मध्य भारत, है ना, कौन सा था पहला, मध्य भारत था। मध्य भारत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, गोंदा मध्य भारत था। ठीक है, इसके बाद में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मध्य भारत के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा, भोपाल, यानी कि यह पहले एक राज्य था दोस्तों, लेकिन बाद में सन 1956 में मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। और महाकौशल सेकंड जो राज्य यहाँ पे शामिल हुआ था दोस्तों, वो हुआ था महाकौशल, यानी कि इसे जबलपुर या सागर और मंडला और बालाघाट जैसे क्षेत्रों में भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 स्टेट यहाँ पे शामिल थे दोस्तों। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ विंध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश यहाँ पे शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये विंध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये
शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसमें कि मैप के सामने मैंने यहाँ पे मैप के साथ में एक्सप्लेन करने का प्रयास यहाँ पे किया है दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट फैक्ट में आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, विंध्य प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि विंध्य प्रदेश क्यों शामिल नहीं था। सो विंध्य प्रदेश को पहले एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था दोस्तों, लेकिन सन 1956 के पुनर्गठन में इसे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। इसीलिए विंध्य प्रदेश पूरी तरह से प्रदेश में शामिल नहीं हुआ, और इसका पूरा हिस्सा जो है कहा उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, इसीलिए मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये कारण भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर रामचरित नाटक के लेखक कौन थे, क्या आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, जिसमें कि पहला ऑप्शन है सूरदास, सेकंड ऑप्शन है भावभूति, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों कालिदास, और फोर्थ ऑप्शन है जयदेव। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तर रामचरित मानस को। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उत्तर रामचरित मानस की, तो यह एक प्रकार से भवभूति संस्कृत या फिर साहित्य में एक महाकाव्य महान नाटककार या फिर ये कवि थे दोस्तों, है ना। और ये लगभग 8वीं शताब्दी में रहने वाले थे, 8वीं शताब्दी के रहने वाले थे दोस्तों, और उन्हें संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख लेखक भी माना जाता है दोस्तों। उनका असली नाम क्या था, श्रीकंठ था, और लेकिन वे जो है भवभूति के नाम से भी प्रसिद्ध थे, और उन्होंने उत्तर भारत का यानी कि उन्हें उत्तर भारत का कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो हाईलाइट किए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। सो उत्तर रामचरितमानस यानी कि उत्तर रामचरित नाटक के लेखक कौन थे, सो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों की उत्तर रामचरितमानस के जो लेखक का जो जितना भी फैक्ट था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, भवभूति, जो कि उत्तर रामचरितमानस नाटक का जो लेखक है वो कौन है दोस्तों, भवभूति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और भवभूति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रखा। जो कि भवभूति एक यानी कि साहित्य के एक महान नाटककार रहे हैं, और वे लगभग 8वीं शताब्दी में रहने वाले थे, और संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख लेखक भी इसे माना जाता है, और इसका असली नाम जो मैंने यहाँ पे बताया है क्या था दोस्तों, श्रीकंठ था। ठीक है, और वे भवभूति के नाम से भी प्रसिद्ध है, और उत्तर भारत का इन्हें कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, उत्तर रामचरित मानस यानी कि उत्तर रामचरित नाटक से रिलेटेड। तो यह एक सांस्कृतिक नाटक है दोस्तों, जो भगवान राम के जीवन और साथ ही साथ उत्तरार्ध पर आधारित है, और इस नाटक में राम और सीता के पुनः मिलन को दर्शाया गया है, और यह नाटक संवेदन और जो मानवीय भावनाओं को जो है परिपूर्ण करता है, और भभूति ने इसे काव्यात्मक शैली में लिखा है, और इसे त्राई नाटक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, त्राई नाटक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मैंने पूरा फैक्ट रखा उत्तर रामचरित नाटक का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भभूति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि इसके यानी कि भभूति के कुछ अन्य नाटक भी रहे दोस्तों, जिसमें कि पहला आपको देखने को मिलेगा महावीर चरित्रम, यानी कि इसे भगवान राम के बचपन से लेकर राजा बनने तक की जो कहानी है ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मालती मधवम, यानी कि यह एक प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार से भभूति के दो अलग जो है प्रमुख नाटक भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको याद रखना है जो कि महावीर चरितम ये भी पूछा जा सकता है, या फिर मालती माधवम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यानी कि दोनों नाटक भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन में हमने देखा था सूरदास, कालिदास और जयदेव, इनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सूर्यदेव की, सूर्यदेव जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी भक्ति साहित्य के कवि थे दोस्तों, जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया। और यदि मैं कालिदास की बात करूँ दोस्तों, तो कालिदास एक साहित्य से जुड़े महान नाटककार रहे हैं, जिन्होंने जो है अभिज्ञान जो है शकुंतलम या फिर मेघदूत या फिर रघुवंशम जैसे रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। इसके बाद में यदि मैं जयदेव की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, से इनके द्वारा संस्कृत में प्रसिद्ध ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, जो कि गीता गोविंद के लेखक इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन भी आपको यहाँ पे पता हो गए होंगे, और इनके बारे में पूरे डिटेल से मैंने आपके सामने फैक्ट रखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सो
चीनी का कटोरा को समझते हैं दोस्तों, इसे क्यों कहा जाता है? तो किसी भी क्षेत्र को क्या होता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे चीनी ज़्यादा होता है ना? यानी कि चीनी की मात्रा ज़्यादा, यानी कि चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी कि वह देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जहाँ गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। और ये भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है भारत में, वो कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है भारत में? तो किसे कहा जाता है? किसे? उत्तर प्रदेश को, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट है, जो कि गन्ने उत्पादन को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, और यहाँ पे लगभग 40% से अधिक जो गन्ना उत्पादन किया जाता है। और यह कई चीनी मिल है, जो कि भारत की शुगर फैक्ट यानी कि शुगर कैपिटल भी इसे कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का शुगर कैपिटल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को, ठीक है? अब क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, और जितने प्रकार से पूछ सकता है उसका पूरा फैक्ट में हर एक क्वेश्चन में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो मेरठ है, या फिर सहारनपुर, या फिर मुजफ्फरनगर, या फिर बागपत, या जो है बुलंदशहर, इनमें अधिकतर ज्यादातर गन्ने यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं। और मध्य उत्तर प्रदेश की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसमें लखनऊ और हरदोई, या फिर सीतापुर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया और बस्ती, यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने पूरे डिटेल से आपके सामने पूरा फैक्ट रखा है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के कितने सदस्य देश है? क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, इसके कितने सदस्य देश है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों सार्क को, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन को, कि ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से एक ऐसा संगठन, या कि एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोगिता को बढ़ावा, यानी कि सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके यानी कि इसका जो संगठन है दोस्तों, 8 दिसंबर सन 1985 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है? जिसमें कि 8 देश शामिल है दोस्तों। अब 8 देश कौन कौन से हैं? पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, है ना, और मालदीव। इस प्रकार से 8 देश सार्क में शामिल है, ठीक है? कौन कौन सा? तो पहला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव, ठीक है? इस प्रकार से हमने इसके पूरे फैक्ट को देखा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों सार्क से रिलेटेड। इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, यानी कि नेपाल में है। और इसका सचिवालय है दोस्तों सार्क, यानी कि प्रशासनिक कार्य के द्वारा ये संचालित किया जाता है। और ये जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और सार्क से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सार्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास के लिए सहयोग बढ़ा, यानी कि सहयोगिता को बढ़ाना, और साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संरक्षण, और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना होता है। और सांस्कृतिक आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इनके मुख्य उद्देश्य के कौन कौन से पॉइंट हैं या कौन कौन से उद्देश्य है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और वो भी मैंने आपके सामने रखा है। और सार्क द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो कि पहला जो यहाँ पे दोस्तों सेप्टा जिसे कहा जाता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि यह एक ऐसा समझौता है दोस्तों जिसमें कि सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए ये लागू किया गया था दोस्तों। सार्क सेकंड जो है दोस्तों, सार्क का विश्वविद्यालय, यानी कि नई दिल्ली भारत में स्थित एक विश्वविद्यालय दोस्तों सार्क, जो कि ये देशों के लिए, यानी कि इस देश में छात्रों को उचित शिक्षा दिया जाता है, यानी कि उचित शिक्षा का केंद्र भी से माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में सेकंड है आपदा प्रबंधन केंद्र, जो कि सार्क के द्वारा बनाया गया। और ये आपदा से निपटने के लिए, आपदा से राहत के लिए ये केंद्र बनाया गया है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो कि आपको याद रखना है। पहला सेप्टा, इसके बाद में सेकंड जो है विश्वविद्यालय, है ना, सार्क विश्वविद्यालय, और थर्ड योजना जो है आपदा प्रबंधन केंद्र, ठीक है? तो ये इन सब के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बताया दोस्तों। इसके बाद में सार्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें कि सार्क एक संयुक्त राष्ट्र, या हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है यूरोपीय संघ सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ में यह सहयोग करता है। और सार्क ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, ईरान और मॉरिशस
म्यांमार, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पर्यवेक्षक का दर्जा किस किसको दिया है, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ के जो देश है ये इसमें शामिल है दोस्तों, ठीक है। सो इनके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आपके सामने फैक्ट रखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि द इलियड और द ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द इलियड और द ओडिसी पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये आप सबसे पहले समझते हैं द इलियड और द ओडिसी के लेखक, यानी कि ये दोनों ऐसे बुक है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं ये दोनों एक ऐसे महाकाव्य है जो प्राचीन यूनानी सभ्यता और जो ट्रोजन युद्ध के द्वारा आधारित किए गए थे दोस्तों। और होमर के जीवन और उनकी वनस्पतिक पहचान के बारे में इसमें अधिक ऐतिहासिक प्रमाण, वैसे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें जो है यूनानी साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों, होमर, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था ये, सो होमर के द्वारा, यानी कि द इलियड और द ओडिसी जो पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया, सो होमर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और ये दोनों पुस्तक किस पर आधारित है, यानी कि ये दोनों एक प्रकार से महाकाव्य है जो कि प्राचीन यूनानी सभ्यता और ट्रोजन युद्ध पर आधारित है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों होमर से संबंधित। सो होमर एक प्राचीन यूनानी महाकवि थे दोस्तों, जो कि मुख्य रूप से इन्होंने दो प्रसिद्ध जो है काव्य लिखा, जो कि द एलियड और द ओडिसी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल चुका होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं द इलियड के बारे में। तो एक प्रकार से एक महाकाव्य था दोस्तों, जो ट्रोजन, यानी कि ट्रोजन युद्ध से संबंधित जितनी भी कहानियां थी उन पर आधारित है। और यह लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और इसमें यानी कि इसके प्रमुख पात्र है दोस्तों अकिलीज, यानी कि एक महान योद्धा थे, और साथ ही साथ हेक्टर इसमें था, जो है ट्राई राजकुमार था। इसके बाद में हेलेन इसमें है नायक के रूप में, और ये जो है ट्रोजन युद्ध का प्रमुख वजह रहा है। और ओडिसियस यानी कि बुद्धिमान योद्धा था, ठीक है। सो इसके प्रमुख पात्र जो इस कहानी के हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पे फैक्ट रखा है। इसके बाद में यह कविता जो है दोस्तों लगभग 24 खंडों में विभाजित है, और कुल इसमें 15,693 पंक्तियां हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो ये भी आप यहाँ पे याद रखना। और यह यूनानी ट्राई के बीच में एक युद्ध देवताओं के एक हस्तक्षेप है, और जिसे युद्ध की रणनीति और वीरता का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकंड जो महाकाव्य है दोस्तों वो है द उड़ीसा। सो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो यह एक प्रकार से अगली कड़ी की, यानी कि द इलियड का एक अगली कड़ी माना जाता है। इसमें ट्रोजन युद्ध के बाद में जो उड़ीसी घरों के, यानी कि उड़ीसियों के घर लौटने का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें प्रमुख घटनाएं आपको देखने को मिलेगा, साइक्लोप्स का सामना, इसके बाद में सायरन के जाल बिछाना, या फिर कालिप्सो नामक देवी द्वारा पाबंदी बनाना, साथ ही साथ इताका में जो पत्नी पेनोलोप के संघर्ष के लिए भी संघर्ष किया गया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस काव्य में भी लगभग 12,109 पंक्तियां देखने को मिलती है, जो कि 12 खंडों में विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों महाकाव्यों को बहुत ही डिटेल से देखा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जूलियस वर्ने द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है जूलियस वर्ने द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों जूलियस वर्नेस को, ठीक है। सो जूलियस वर्नेस क्या होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से फ्रांसीसी प्रसिद्ध यानी कि विज्ञान कथक लेखक थे दोस्तों। और इन्होंने आधुनिक विज्ञान कथा और साहित्य के जनक भी से माना जाता है, यानी कि जो है विज्ञान कथा या साहित्य का जनक भी से कहा जाता है। इन्होंने 19वीं सदी के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली लेखक के रूप में माना जाता है, ठीक है। सो जूलियस वर्ने के द्वारा लिखी गई कौन सी लेखक नहीं है ये आपको बताना था। और जूलियस वर्ने, यानी कि जूलियस वर्ने के द्वारा जो फैक्ट थे उनके बारे में मैंने पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया। इसके बाद में इनके द्वारा कुछ कृतियां हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। तो पहला जो इन्होंने लिखा था दोस्तों यह है यात्रा पृथ्वी के केंद्र की ओर, है ना। पहला है यात्रा पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी कि यह विज्ञान कथा उपन्यास है जिसमें कि एक वैज्ञानिक जो है प्रोफेसर लिंडेन ब्रॉक और साथ ही साथ इनके साथ में जो इनके साथी थे, इनके द्वारा पृथ्वी के
केंद्र की यात्रा करने को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है और वे आइसलैंड के एक ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश करते हैं और एक गुप्त भूमिगत जो है यानी कि गुप्त भूमिगत दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे। और यानी कि पूरा वृतांत आपको यहाँ पे यात्रा पृथ्वी के केंद्र की ओर इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सेकंड जो इसका मुख्य कृति है दोस्तों, समुद्र के नीचे 20,000 लीग, यानी कि ये सन 1970 में कप्तान नेमो और उनकी पनडुब्बी नॉटिकल्स की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक प्रकार से एक उपन्यास है दोस्तों, जो कि समुद्र के रहस्य और गहरे समुद्र में जीवन यापन और साहित्यिक यहाँ पे सकते हैं साहसिक खोज पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो इनकी कृति है दोस्तों, थर्ड जो है कृति, वो है 80 दिन के, यानी कि 80 दिन में विश्व यात्रा, यानी कि ये लिखा गया था दोस्तों सन 1972 में। इसमें मुख्य पात्र जो है फिलियस फांग थे और इन्होंने अपनी नौकरी या फिर पास पार्ट आउट के साथ 80 दिनों, यानी कि 80 दिनों में पूरा दुनिया घूमने की शर्त यानी कि इनके द्वारा लगाया गया था। और ये ट्रेन, जहाज, हाथी और अन्य साधनों से यात्रा करते थे। ठीक है, इस प्रकार से जूलियस वर्ने के द्वारा 3 कृतियां यहाँ पे लिखी गई दोस्तों, और वो कौन सी यात्रा पृथ्वी के केंद्र की और समुद्र के नीचे 20,000 लीग और 80 दिन का विश्व यात्रा। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा होगा, जो कि इसके द्वारा एक तो यात्रा पृथ्वी के केंद्र की ओर और उसके बाद में समुद्र के नीचे 20,000 और 80 दिन का जो है विश्व यात्रा। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं है। तो आदर्श मानव ये नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने पूरा फैक्ट देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के बीच मार्ट डी मार्शन एयरबेस फ्रांस में शुरू हुई, यानी कि शुरू की गई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम आपको यहाँ पे बताना है कि क्या नाम था। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के बीच मार्ट डी मार्शन एयरबेस फ्रांस में शुरू किए गए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें कि ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओरियन, विजय 23, जेनिथ, फ्यूरी 23। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो अभ्यास यहाँ पे अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है, ये क्या है। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों सैन्य अभ्यास की, तो ये एक प्रकार से पूर्वी नियोजन सैन्य प्रशिक्षण, यानी कि सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि होता है, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक देशों की यानी कि सेनाएं यहाँ पे हिस्सा लेती है। और इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कौशल और साथ ही साथ तकनीकी समन्वय और तकनीकी समन्वय में सहयोग बढ़ावा दे, यानी कि सहयोग में बढ़ावा देना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों ओरियन सैन्य अभ्यास की, है ना, सो ओरियन सैन्य अभ्यास यह भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो है, यह स्थान जो है दोस्तों मार्ट डी मार्सन एयरबेस फ्रांस के नाम पर आधारित है। और यह अप्रैल 2023 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु सेना के बीच में अंतरिक्ष यानी कि वायुसेना या फिर अंतरिक्ष सेना के बीच में रणनीति एवं समझदारी को मजबूत करना था। और लड़ाकू विमान और साथ ही साथ एवियनिक्स और वायु युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान करना था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के युद्ध परिदृश्यों में जो समन्वय होता है, उनकी रणनीति का विकास करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा ओरियन सैन्य अभ्यास को, ये कब स्टार्ट किया गया था, 23 अप्रैल 2023 को किया गया था। कहाँ किया गया था, ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ओरियन। ठीक है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में यह अभ्यास शुरू किया गया था कब, अप्रैल 2023 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कुछ फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि भारत यानी कि अभ्यास देख लेते हैं जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। सो भारत में यानी कि इस अभ्यास में शामिल कुछ लड़ाकू विमान है, उनको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों भारत में सुखोई 30 यानी कि MKI यहाँ पे शामिल था दोस्तों। और इसके बाद में राफेल, यानी कि 2 प्रकार के यहाँ पे लड़ाकू विमान शामिल थे। ठीक है, पहला कौन सा सुखोई 30 था, उसके बाद में राफेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में जो तीसरा जो यहाँ पे विमान था दोस्तों भारत की तरफ से, वो था C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है, ये 3 लड़ाकू विमान है, जो कि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्रांस की तरफ से यहाँ पे शामिल किए गए थे दोस्तों, वो किए गए थे डॉसल्ट, राफेल, इसके बाद में मिराज 2000 और A330 मल्टी रोल टैंकर
ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन तीन यहाँ पे लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे हर देश के, ठीक है, जिसमें कि फ्रांस और भारत दोनों के लड़ाकू विमान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के नाम यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। इसके बाद में भारत और फ्रांस के बीच कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी है, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सुप्पू अभ्यास है दोस्तों, तो गरुड़ अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में ये पहला संयुक्त वायु यानी कि वायु अभ्यास यानी कि पहला अभ्यास इसे माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में वायु युद्ध अभ्यास जो कि 2023 में ये जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है करुण, है ना, जो कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में एक समुद्री युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ठीक है। और सेकंड थर्ड आपको देखने को मिलेगा शक्ति, जो कि भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच में भूमिगत आधार यानी कि भूमि आधारित सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इस प्रकार से भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास भी होते हैं, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने देखा ओरियन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस टाइगर रिजर्व ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि वन प्रवेश द्वारा यानी कि वन प्रवेश द्वारों पर फास्टैग प्रणाली सक्षम की जा सके। क्वेश्चन को मैं अपने फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस टाइगर रिजर्व ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि वन प्रवेश द्वार पर फास्टैग प्रणाली सक्षम की जा सके। इसका राइट आंसर आपको यहाँ बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व को। सो फास्टैग, अच्छा फास्टैग को पहले समझ लेते हैं। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है दोस्तों, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये शुरू किया जाता है, और इसमें यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी या यानी कि आइडेंटिफिकेशन तकनीकी पर आधारित होता है दोस्तों, और यह वाहनों को बिना रुके टोल प्लाजा यानी कि बिना रोके टोल प्लाजा पार करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ये फास्टैग क्या है, ठीक है। सो अब इसके बाद में जो यहाँ पे फास्टैग शुरू किया गया यानी कि इसमें हस्तक्षेप हुआ है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो है दोस्तों यानी कि नागार्जुन सागर श्रीलम टाइगर रिजर्व के बारे में, कि यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है, और लगभग ये 3728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1983 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य वन्य जीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भारतीय गौर, और साथ ही साथ चीतल और संभार जैसे जो जंतु है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके जो टाइगर है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, जो कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया था, सो वो किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? सो वो है आपने देखा यहाँ पे कौन सा, सो वो है दोस्तों यानी कि नागार्जुन सागर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो इसमें ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, फास्टैग क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको जानकारी दिया है, ठीक है। इसके बाद में अन्य जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है दोस्तों उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जंगल बुक के लिए यानी कि प्राणनात्मक स्थल इसे माना जाता है। उसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है स्थित है, सो मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह जो है सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद में कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसमें जो है खासकर अफ्रीका चीते और अफ्रीका चीता जो है पुनर्वास परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा फैक्ट हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में फास्टैग में लागू किए गए फायदे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि तेजी से प्रवेश, पहला जो फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों वो तेजी से प्रवेश, यानी कि अब पर्यटन बिना रुके जो है तेजी से प्रवेश करते हैं, जिससे कि लंबी कतारें लगानी नहीं पड़ती है यहाँ पे। इसके बाद में डिजिटल भुगतान में यहाँ पे हेल्प मिला हुआ है, जिसमें कि कैशलेस ट्रांजेक्शन से प्रक्रिया यानी कि ट्रांजैक्शन से यहाँ पे सरल पारदर्शिता यहाँ पे बनी रही। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण यानी कि वाहनों के रुकने से ध्वनि और वायु प्रदूषण का जो बढ़ता था वो अब कहीं ना कहीं काफी कम हो गया है। उसके बाद में वन्य जीव सुरक्षा यानी कि कम ट्रैफिक जमा होने के कारण वन्य जीवों को कम परेशानी यहाँ पे होती है, ठीक है। सो फास्टैग के क्या लाभ थे वो फैक्ट भी मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के मिशन का क्या नाम है? क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 2023 में जो है बृहस्पति के चंद्रमाओं का
यानी कि अध्ययन करने का जो मिशन है उसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं जुपिटर, सॉरी, जूस को, ठीक है, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एजेंसी यानी कि भारत यानी कि जो बृहस्पति है, इनके चंद्रमाओं का या इनके उपग्रहों का अध्ययन करने का जो नाम है वो है दोस्तों क्या है, जूस, ठीक है। सो ये क्या है दोस्तों, एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, जो कि बृहस्पति और उनके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए ये भेजा गया था। और यह अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों, यह मिशन लगभग 14 अप्रैल 2023 में फ्रेंच गयाना में लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि बृहस्पति के जो 3 प्रमुख बर्फीले चंद्रमा यूरोप और ग्लेनिमिड और साथ ही साथ कैलिमिटो का विस्तृत अध्ययन करना था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं जूस मिशन के प्रमुख लक्ष्य क्या कहते हैं। सो पहला तो बृहस्पति के जो बर्फीली चंद्रमाओं का जल अस्तित्व की संभावना को खोजना। इसके बाद में गैनीमीड के जो वातावरण है, साथ साथ भूगर्भीय संरचना और प्रभाव यानी कि संभावित जीवनों के संकेतों की जांच करना और बृहस्पति की जलवायु और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना था। और साथ ही साथ गैनीमीड में उत्साही यानी कि उपसतही महासागरों की खोज करना था। तो ये कुछ मुख्य लक्षण थे जोश मिशन के, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में बृहस्पति की कुछ महत्वपूर्ण चंद्रमाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहला हमने देखा था गैनीमीड, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, गैनीमीड है, ठीक है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे विशाल महासागर है दोस्तों, यहाँ जीवन की संभावना पाया जाता है, यानी कि जीवन की संभावना है, ठीक है। इसके बाद में यूरोप सेकंड क्या है, यूरोप या बृहस्पति का सबसे दिलचस्प चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर सतह पर यानी कि निचले तरह यानी कि तरल नीचे क्षेत्र पर यानी कि तरल पानी का एक महासागर मौजूद स्थित है। और यह जीवन की खोज के लिए सबसे संभावित स्थानों के रूप में माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है कैलिस्टो, यानी कि यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है दोस्तों। और इसकी सतह पर सबसे अधिक क्रेस्टस यानी कि गड्ढे हैं, जिससे कि हमारे सौरमंडल के सबसे पुरानी जो खगोलीय पिंडों के रूप में भी इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति के 3 चंद्रमाएं देखा हमने दोस्तों, पहला गैलीमिड, यूरोप और कैलिस्टो, और इनकी पूरी विशेषताएं भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जूस मिशन के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। सो पहला तो लॉन्च कब किया गया था, 14 अप्रैल 2023 में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लॉन्च का स्थान कहाँ पे किया गया था दोस्तों, कहाँ से किया गया था, यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना से किया गया था। और लॉन्च का योजना जो है, एरिया कितना था दोस्तों, 5 रॉकेट इसमें शामिल थे, ठीक है। यान कितने थे, 5 रॉकेट यहाँ पे थे। और इसके जो अवधि था दोस्तों लगभग 8 साल का था, ठीक है। इसके बाद में बृहस्पति तक पहुंचने की जो अनुमानित तिथि 2031 ये बताया जा रहा है। और इसका मुख्य उपकरण जो है दोस्तों, विभिन्न कैमरे यहाँ पे शामिल है, कैमरे और सिस्टम, साथ ही साथ स्पेक्ट्रोमीटर और रडार और चुंबकीय सेंसर इसमें स्थित है, ठीक है। ये पूरा फैक्ट हमने यहाँ पे देखा दोस्तों। इसके बाद में अंतरिक्ष मिशनों की तुलना हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। पहला जो मिशन का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जूनो एक नासा से यानी कि एजेंसी क्या है, नासा है। और इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण का अध्ययन करना है। और ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, अच्छा, लॉन्च वर्ष जो 2011 बताया जा रहा है। इसके बाद में गैलीलियो हमने देखा दोस्तों, इसका भी एजेंसी क्या है, नासा है। और यह बृहस्पति और उनके चंद्रमाओं की संरचनाओं का अध्ययन करना है, ठीक है। और ये लॉन्च वर्ष है दोस्तों 1989 को, ठीक है। इसके बाद में यूरोप क्लीपर, ये भी नासा यानी कि एजेंसी नासा ही है, जो कि यूरोप पर महासागरों की खोज और जीवन की संभावनाओं का जांच करना है, ठीक है। और जो जूस है दोस्तों, ये ES इसका नाम है, एजेंसी है। और जो कि गैनीमीड और यूरोप और साथ ही साथ कैलिस्टो के अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च किए गए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरे एजेंसियों का यहाँ पे फैक्ट देखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, जूस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो कुचेलापुरम गांव के नाम से यानी कि कुचेलापुरम गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। सो आपको बताना है। सो सबसे पहले हम सोचते हैं
कुचिपुड़ी को, है ना। सो कि कुचिपुड़ी भारत सरकार यानी कि भारत और राष्ट्रीय नृत्य शैली में से एक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य की उत्पत्ति जो है कुचेलपुरम नामक गांव में हुआ था, इसीलिए जो है कुचेलपुरम गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है। सो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों। और यह आंध्र प्रदेश के जो है कृष्ण जिले में स्थित है और यह नृत्य, नाटक, संगीत और अभिनय का एक यानी कि मिश्रण माना जाता है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, कुछ क्या है, सो वो है दोस्तों कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कुचिपुड़ी से रिलेटेड, यानी कि इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? एक प्रकार से नृत्य या अभिनय द्वारा अद्वितीय समन्वय इसके यानी कि समन्वय होता है दोस्तों। और इस नृत्य में कलाकार संवाद भी यानी कि बोलते हैं और इससे एक अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों से अलग रखा जाता है। और इसमें हस्त मुद्रा और पैरों की तेज गतियां और चेहरे का भाव यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और कुचिपुड़ी प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक महान नाट्य शास्त्र नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और कुचिपुड़ी का इतिहास हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ये 17वीं शताब्दी में ये स्टार्ट किया गया था और इसका यानी कि इस नृत्य में संत जो है सिद्धेंद्र योगी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और आरंभ में इसे केवल ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब बाद में महिलाएं भी जो है इसको इसमें शामिल हुई। और पहले केवल मंदिरों में ये धार्मिक नृत्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था दोस्तों, लेकिन अब बाद में ये मंची कलाओं में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। और कुचिपुड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय भी मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जिसमें कि हिंदू धार्मिक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर ये आधारित है और भगवान विष्णु कृष्ण और रामायण महाभारत की कहानियां जो है इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रमुख नृत्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा भामा कलप्पम, जो कि कृष्ण और सत्यभामा की कथा पर आधारित है। और गोपाल नाट्यम, जो कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में कथा को हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। कथा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यदि मैं यहाँ पे मणिपुर की बात करूँ दोस्तों, तो मणिपुर राज्य पर स्थित है, ठीक है। यानी कि मणिपुर राज्य का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और यक्षगान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, कर्नाटक का जो है पारंपरिक नृत्य नाटक है, जिसमें लोक गाथाएं और साथ ही साथ भारत रामायण की कथाएं इसमें प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने पूरे फैक्ट हम यहाँ पे देखा दोस्तों ऑप्शनों के, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुचिपुड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यामिनी कृष्णमूर्ति है। इसके बाद में डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, उसके बाद में राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये कुछ कलाकार हैं जिनके नाम भी आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार मीनार को। तो चार मीनार जो है दोस्तों भारत के हैदराबाद शहर का एक जो है प्रमुख या हम सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक और पर्यटक माना जाता है, जो कि एक आकर्षित क्षेत्र के रूप में से माना जाता है। और इसका निर्माण सन 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था दोस्तों। और यह स्मारक इस्लामी और हिंदू वास्तुकला पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और चार मीनार का निर्माण का उद्देश्य था दोस्तों स्मारक हैदराबाद शहर की स्थापना करना, यानी कि स्थापना के उपलक्ष्य के रूप में ये बनाया गया था। यानी कि स्मारक हैदराबाद शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था और इसे बीमारी और प्लेग महामारी के अंत की स्मृति में भी निर्मित किया गया था। और मक्का मदीना और साथ ही साथ लॉर्ड बाजार के नाम पर यानी कि पास स्थित है ये, और शहर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी इसे माना जाता है चार मीनार को, ठीक है। और चार मीनार की कुछ वस्तुकलाएं हैं दोस्तों, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह एक प्रकार से जो कि संगमरमर और साथ ही साथ ग्रेनाइट से निर्मित चार मीनारों वाला एक स्मारक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई 26 मीटर, लगभग कितना है 26 मीटर, जिसे कहा जाता है 184 फीट। और इसकी चौड़ाई है दोस्तों 30 मीटर, यानी कि 98 फीट है, ठीक है। और चारों मीनार चार स्तंभों यानी कि चार खंभों पर आधारित है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक में 4 मंजिल है। और यह फारसी इंडो इस्लामिक शैली में बना है दोस्तों, जिसमें कि मेहराब गुंबद और जटिल नक्शी इसमें स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह और साथ ही साथ कुतुब शाही वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है दोस्तों, ये
गोलकुंड के कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे दोस्तों, और इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना और शासन किया था, और साथ साथ गोलकुंड की राजधानी भी इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में इनके शासनकाल में हैदराबाद जो है कलात्मक संस्कृति और स्थापत्य की दृष्टि से समृद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और चार मीनार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जिसमें कि मक्का मदीना आपने सुना होगा दोस्तों, जो कि चार मीनार के पास में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी जो है मस्जिदों में से एक माना जाता है। इसके बाद में लाड बाजार की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यह भारत का एक प्रसिद्ध बाजार है जहाँ हैदराबादी चूड़ियां और आभूषण यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गोलकोंडा किला, जो कि यहाँ कुतुब शाही वंश का एक प्रमुख किला माना जाता है, जो कि हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जितने भी फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को मैं बहुत ही डिटेल से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से देखिएगा दोस्तों, जो कि आपको आने वाले एग्जामों के लिए क्वेश्चन तैयार करके दे रहा है ये क्लास, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, सो वहां से जाके डाउनलोड करके आप इस क्लास को बहुत ही अच्छा से पुनः फिर से रिवीजन कर सकते हैं, और ये पीडीएफ फ्री है। सो आप एक बार डाउनलोड करके अच्छा से रिवीजन जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही क्लासेस में कंटिन्यू लाते रहूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और पूरा डिटेल के साथ में हर एक क्लास को मैं देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अब तक भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे, आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो कार्यकाल के लिए यानी कि जिन्हें दो कार्यकाल के लिए चुना गया था। ठीक है, पहला जो ऑप्शन आपके पास में दिया गया दोस्तों, डॉक्टर जकीर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और अहमद अंसारी। ठीक है, सो ऐसे राष्ट्रपति दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, और उन्होंने सन 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति पद संभाला था, और वे अब यानी कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था दोस्तों। ठीक है, यानी कि चुनाव जीता था। ठीक है, यानी कि दो बार चुना गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। इनका जन्म सन यानी कि 1884 यानी कि 3 दिसंबर 1884 में बिहार में हुआ था दोस्तों, और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के जो है कानून की इन्होंने पढ़ाई की थी, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था, और महात्मा गांधी के सहयोगी भी ये रहे, और संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें चुना गया था, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 में पटना बिहार में ही हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से आपको जानकारी दी है। इसके बाद में राष्ट्रपति पद यानी कि राष्ट्रपति पद दो बार चुना गया था। पहला जो चुना गया था 1950 से 1957 के मध्य में। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद में दूसरा जो कार्यकाल रहा दोस्तों इसका 1957 से 1962 में से पुनः फिर से चुना गया था। इस प्रकार से 12 साल तक जो है भारत में सेवा की, जो कि किसी एक राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल इसे माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका कार्यकाल अधूरा रहा। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक संविधान निर्माता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अहमद अंसारी की, से ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितना भी फैक्ट था वो पूरा मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ कार्यकाल, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ योगदान अलग अलग क्षेत्र में रहा है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो योगदान आपको देखने को मिलेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के तहत इन्होंने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का समर्थन किया था दोस्तों, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था, और संविधान सभा के नेतृत्व में इन्हें अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, और भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया था, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये अभी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले पहली महिला फिल्म एक्टर कौन थी। क्वेश्चन जितने भी आपसे पिछले एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करके पूछा गया था, तो क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला जो कि फिल्म एक्टर कौन थी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन आपके पास में है हेमा मालिनी, सेकंड ऑप्शन है स्मृति ईरानी, थर्ड ऑप्शन है शबाना आजमी, और उसके बाद में डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों यानी कि नरगिस दत्ता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं नरगिस दत्ता के बारे में, क्योंकि यही एक ऐसी महिला है जो कि राज्यसभा
के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्मी एक्टर मानी जाती है। ठीक है, तो नरगिस दत्ता एक भारतीय सिनेमा के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी दोस्तों, और इसका जन्म जो है 1 जून सन 1929 में हुआ था। और इसका असली नाम जो है फातिमा राशिद था, और ये अपने बेहतरीन अभिनय और समाज सेवी के लिए इन्हें जाना जाता है। और नरगिस ने सन 1978 में, सॉरी 58 में प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेता सुनील दत्त से यानी कि इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। और राज्यसभा में इसे नामांकन मिला था दोस्तों नरगिस दत्ता को 1980 के दशक में, है ना। यानी कि नरगिस दत्ता पहली भारतीय महिला फिल्म एक्टर थी दोस्तों जिन्होंने जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, और इन्हें सन 1980 में राज्यसभा सांसद के रूप में इसे नामांकित किया गया था। और उन्होंने राज्यसभा में महिला और समाज सेवा से जुड़े मुद्दों पर काम किया था, और वह सांसद के रूप में जो है सक्रिय और समाज सेवी के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और उन्होंने बॉलीवुड में 1940 और 1960 के दशक के बीच में कई सुपरहिट फिल्म दी है, जिसमें कि मदर इंडिया, साथ ही साथ एक बलिदानी माँ की भूमि यानी कि भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था। इसके बाद में बरसात हो गया, इसके बाद में आवारा और श्री 420 और रात के यानी कि रात और दिन और इत्यादि। ठीक है, और इस फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था दोस्तों ऑप्शन के तौर पर, हेमा मालिनी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री तो थी, लेकिन बाद में 2003 में राज्यसभा सदस्य के रूप में ये चुनी गई थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था पहली। ठीक है, स्मृति ईरानी यानी कि एक टेलीविजन अभिनेत्री के नाम से इसे जाना, यानी कि अभिनेत्री राजनेता थी दोस्तों, लेकिन राज्यसभा के लिए कभी नामांकित नहीं हुई थी, बल्कि लोकसभा सदस्य बनी थी। ठीक है, इसके बाद में शबाना आजमी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जो कि समाजसेवी और साथ ही साथ समाजसेवी है, लेकिन नरगिस के बाद बनी थी, है ना। नरगिस के बाद राज्यसभा में नामांकित हुई थी। सो पहली महिला की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो वो है नरगिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना 18 वर्ष कब कर दी गई थी। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सो सबसे पहले हम समझते हैं मतदाता अधिकार और इसकी कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि। सो भारत में लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था दोस्तों। सन 1950 में ये लागू किया गया था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 21 वर्ष तक यानी कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को मतदान देने का अधिकार था। लेकिन सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे कब 18 कर दिया गया। ठीक है, सो कब किया गया, सो दोस्तों इसे किया गया था 18 यानी कि 1989 को। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है 20 दिसंबर 1988 को संसद के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों, जो कि यानी कि 1989 में ये लागू किया गया था। और इससे पहले 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग ही मतदान करते थे, लेकिन इसका संशोधन होने के बाद में 18 वर्ष से कम उम्र यानी कि 18 वर्ष के जो लोग हैं, यानी कि 18 या उससे अधिक वर्ष के जो नागरिक है वो भी मतदान कर सकते हैं, यानी कि मतदान में शामिल हुए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और तत्कालिक प्रधानमंत्री और विधायक पेंशन यानी कि विधायक पेश करने वाले जो नेता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो देखने को मिलते हैं राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था दोस्तों। और उस समय में बूथ कैप्चरिंग और चुनावी धांधली को रोकने के लिए भी यह सुधार किया जा रहा था। और राजीव गांधी ने इस संशोधन को युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ाने की यानी कि बढ़ाने की दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और भारत में मतदान सूची और चुनावी प्रक्रिया में बदलाव जो हुआ दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र में यानी कि अधिक उम्र के युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए इस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। और इसके तहत यानी कि इसके लिए अभियान चलाए गए थे दोस्तों। और 1991 में यानी कि 1991 से प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में यानी कि 18 प्लस आयु वर्ग के मतदान यानी कि मतदाता भाग लेंगे, ये कब कहा गया था 1991 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी फैक्ट भी याद रखना है। वैसे जो जितने भी फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, वो क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है, तो अब हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से शासक चंगेज खान के वंशज थे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शासक जो है चंगेज खान के वंशज थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं चंगेज खान को। चंगेज खान यानी कि
मंगोल सम्राट थे दोस्तों, जो कि मंगोल सम्राट के शासक थे दोस्तों, और साथ ही एक महान योद्धा के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इनका असली नाम जो है तेमुजिन था, और इन्होंने 1162 ईस्वी में मंगोलिया में जन्मे, यानी कि मंगोलिया में जन्म लिया था, यानी कि जन्मे थे, और उन्होंने मध्य एशिया, चीन, फारस और यूरोप के कुछ हिस्सों में विजय प्राप्त किया था। और इतिहास के सबसे बड़े सम्राट, यानी कि साम्राज्यों में से ये माना, यानी कि साम्राज्यों में से एक स्थापित, यानी कि स्थापित इन्होंने किया था, ठीक है, साम्राज्यों को स्थापित किया था। और इनकी मृत्यु सन 1217 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और लेकिन इनके वंशजों ने एशिया और यूरोप के कई हिस्सों में शासन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चंगेज खा जो है दोस्तों, ये एक ऐसे शासक थे, है ना, जिनको जो है, जिन्होंने मंगोलिया में जन्म लिया था, कब, 1162 के दशक में, ठीक है। ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ मुगल वंश और चंगेज खां का संबंध के मध्य में। तो मुगल शासक तैमूर और साथ ही साथ चंगेज खां दोनों के वंशज थे दोस्तों, है ना, ये दोनों के वंशज थे। और मुगलों का संस्थापक कौन, बाबर था, ठीक है, जो कि पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से कौन था, चंगेज खां था, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए गुलाम साम्राज्य को तैमूर वंश का हिस्सा भी माना जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, प्रमुख मुगल शासक और इनके जो है मंगोल का संबंध क्या रहा है। पहला हम देखते हैं बाबर का। तो बाबर के पिता जो है उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे दोस्तों, और इनकी माता जो है कुतलुक निगार खानम चंगेज खां के वंशजों में से एक थी। और हुमायूं की यदि मैं आपको बात करूं दोस्तों, तो हुमायूं जो है बाबर का एक पुत्र था, जिसने मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना किया था। और सबसे महान, यानी कि अकबर की यदि मैं आपको बात करूं दोस्तों, ये सबसे महान मुगल सम्राट माने जाते हैं, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। औरंगजेब की यदि मैं आपको बात करूं दोस्तों, तो औरंगजेब अंतिम मुगल शासक के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या, मुगल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, मुगल, जो कि चंगेज खां के वंशज थे, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि काला नमक किस फसल की किस्म है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काला नमक किस किस्म की फसल की, यानी कि किस फसल की किस्म है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों काला नमक की, तो काला नमक भारत का एक प्रसिद्ध, यानी कि विशिष्ट और सुगंधित चावल की किस्म मानी जाती है। क्या है, चावल की किस्म है दोस्तों, जिसे बुद्ध का चावल भी कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश के जो है सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ नगर या फिर महाराजगंज या फिर गोंडा बस्ती और साथ ही साथ बलरामपुर जैसे जिलों में विशेष रूप से उगाया जाता है, ठीक है, जिससे जीआई टैग भी प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। और इसे विशिष्ट, यानी कि इसकी विशिष्ट पहचान है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि काला नमक किस किस्म का फसल है। तो आपको देखने को मिला दोस्तों क्या, चावल का, ठीक है। क्या है, काय का है दोस्तों, चावल का, यानी कि धान का, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों काला नमक और चावल की, तो इसकी सुगंध, यानी कि इसकी सुगंध बहुत ही अद्वितीय होती है दोस्तों, जो कि साबरमती चावल से भी अधिक मानी जाती है। और पकाने के बाद में यह चावल हल्की गुलाबी रंग की हो जाती है और छोटे और महीन दाने जैसे दिखाई देती है। ये भी फैक्ट आप देख लीजिएगा। और स्वाद में कैसे होता है, हल्का मीठा और पौष्टिक होता है दोस्तों। और काला चावल का ऐतिहासिक महत्व की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यह भगवान बुद्ध के स्वयं, यानी कि भगवान बुद्ध ने स्वयं इस चावल की खेती को बढ़ावा दिया था, और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और कई बौद्ध अनुयायी इसके अवसरों का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक पॉइंट देखा दोस्तों। इसके बाद में काला नमक की खेती के बारे में मैंने पूरे डिटेल से यहाँ पे जानकारी दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में लगभग पूरे 20 क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से देखा, और हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया दोस्तों। तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और ऐसे ही क्लासेस में लाते रहूंगा, तो आप हर क्लास को देखते जाइएगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो आप जाके डाउनलोड करके देखिएगा। और यदि आप कोई बुक देख रहे हैं, तो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो बुक मैंने आपको बताया है, वो बुक परचेज करके आप आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।